हाँ भाई बच्चों, याद है कल की क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम पढ़ रहे थे, और रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम के ऊपर सेक्शन कौन सा लगता है? सर क्लास के बाहर बैठ जाओ। नहीं, मैं तो कह रहा हूं आप क्लास के बाहर बैठ जाओ, माइक तो छोड़ो, माइक क्या करेगा? अरे क्लास के बाहर बैठ जाओ। अरे कहां आगे क्या करोगे, छोड़ो। अरे नहीं यार, छोड़ो यार, लास्ट वाली पे बैठो, लास्ट वाली पे। वहां आजकल देखने को भी नहीं मिलता, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आवाज तो यहां तक भी आ ही रही है ना। कोई नहीं कोई नहीं, जाओ जाओ वहां तक जाओ। अरे अरे प्लीज, चलो। तो देखो, सुनना मेरी बात ध्यान से। कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सेक्शन 16 पढ़ रहे थे, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। खत्म नहीं हुआ था। मैंने शायद रीड भी नहीं कराया था आपको, सिर्फ मैंने समझाया था, है ना। उसमें एक पार्ट समझाने को भी बच गया था कल। पहले वो पार्ट समझाऊंगा, फिर हम इसको पूरे को रीड कर लेंगे। देखो सेक्शन 16 क्या बोला। सेक्शन 16 बोला कि आज दोनों में से एक प्रॉब्लम होती है। या तो कंपनी का नाम कई बार क्या होता है, आइडेंटिकल हो जाता है, सिमिलर हो जाता है किसी दूसरी कंपनी के नाम से, या कंपनी का नाम आइडेंटिकल हो जाता है, सिमिलर हो जाता है, सिमिलर हो जाता है किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से। तो पहली सिचुएशन पे बात करते हैं। अगर कंपनी का नाम किसी दूसरी कंपनी से सिमिलर हो गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को ऑर्डर देगी नाम चेंज करने के लिए, और कंपनी को 3 महीने के अंदर अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके नाम चेंज करना होगा। और अगर बेटा कि ऐसी सिचुएशन आ जाए, मान लो कि जहां पे कंपनी का नाम किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से सिमिलर है, तो वहां पहले जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का प्रोप्राइटर है वो 3 साल के अंदर अंदर गवर्नमेंट को कंप्लेन करेगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को ऑर्डर देगी कि आप अपना नाम चेंज कीजिए, और फिर कंपनी को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके अपना नाम चेंज करना होगा 6 महीने में। यहां तक क्लियर है? अब मेरी बात सुनना, चाहे बेटा फर्स्ट केस चाहे बेटा सेकंड केस, दोनों ही केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर से नाम चेंज हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट केस हो चाहे सेकंड केस हो, इन्होंने बोला चाहे फर्स्ट केस हो चाहे सेकंड केस हो, अगर आपने अपनी कंपनी का नाम बदल लिया तो आपको नाम बदलने के 15 दिन के अंदर अंदर आरओसी को एक नोटिस देना है, और आरओसी को यह बताना है कि हमने अपना नाम बदल लिया है, और साथ में आरओसी को जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आया होगा जिसकी वजह से आपने नाम बदला, उसकी एक कॉपी भी सबमिट करनी है। तो बेसिकली कंपनी को करना क्या है, पहले नाम बदलना है, फिर नाम बदल के 15 दिन के अंदर अंदर नोटिस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम देना है आरओसी को, और साथ में देनी है कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ सीजी। जब आप आरओसी को ये डिटेल दे देंगे तो आरओसी अपने रिकॉर्ड्स में जो भी कंपनी का नया नाम होगा वो रजिस्टर कर लेगी, और नेसेसरी चेंजेस कर देगी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में। उसमें भी तो चेंज करना ही पड़ेगा ना, सर्टिफिकेट में पहले कंपनी का पुराना नाम होगा, अब नया नाम लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से नेसेसरी चेंजेस कर देगी मेमोरेंडम में भी नेम क्लॉज में पहले कंपनी का पुराना नाम होगा, अब नया नाम आएगा। तो ये पूरा एक प्रोसेस रहता है विच इज टू बी फॉलोड इन केस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। बोलिए आया कि नहीं आया? समझ में आया? तो कॉपी में आपने हेडिंग बनाई है क्या? कॉपी में आपने हेडिंग बनाई होगी सेक्शन 16 रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, अंडरलाइन करेंगे, इसमें बनाएंगे फर्स्ट पॉइंट, वेयर नेम ऑफ कंपनी is identical to the name of existing company. First point, where name of company is identical to the name of existing company. Where name of company is identical to the name of existing company. Is identical to the name of existing company. Is identical to the name of existing company. Underline करेंगे, इसमें फर्स्ट इंप्लाइड लगाएंगे, अंडरलाइन करके फर्स्ट इंप्लाइड लगाएंगे, और फर्स्ट इंप्लाइड लगा के एक्सप्लेन करेंगे। वेयर कंपनी हैज बीन रजिस्टर्ड बाय अ नेम, वेयर कंपनी हैज बीन रजिस्टर्ड बाय अ नेम, वेयर कंपनी हैज बीन रजिस्टर्ड बाय अ नेम, हैज बीन रजिस्टर्ड बाय अ नेम which is identical or too nearly resembles the name of existing company, which is identical or too nearly resembles the name of existing company,
which is identical or too nearly resembles the name of existing company, then CG may direct the company, then CG may direct the company to rectify its name, then CG may direct the company to rectify its name, then CG may direct the company to rectify its name. B point, company shall rectify its name, company shall rectify its name, company shall rectify its name by passing an ordinary resolution, by passing an ordinary resolution, by passing an ordinary resolution within 3 months from date of order of CG, within 3 months from date of order of CG, within 3 months from date of order of CG. सेकेंड पॉइंट बनाएंगे, where name of company is identical with, सेकेंड पॉइंट बनाएंगे, where name of company is identical with registered trademark, where name of company is identical with registered trademark. अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, फर्स्ट इंप्लाइड लगाएंगे, वेयर कंपनी इज रजिस्टर्ड बाय अ नेम, वेयर कंपनी इज रजिस्टर्ड बाय अ नेम, वेयर कंपनी इज रजिस्टर्ड बाय अ नेम, वेयर कंपनी इज रजिस्टर्ड बाय अ नेम which is identical, which is identical, which is identical or too nearly resembles, which is identical or too nearly resembles the name of existing which is identical or too nearly resembles the registered trademark, or too nearly resembles the registered trademark, comma, comma, the proprietor, comma, the proprietor, the proprietor of registered trademark, the proprietor of registered trademark may make an application to CG, the proprietor of registered trademark may make an application to CG, may make an application to CG within 3 years, within 3 years of registration of such name, within 3 years of registration of company, within 3 years of registration of company by such name, within 3 years of registration of company by such name. फिर नेक्स्ट इंप्लाइड लगाएंगे, where CG is satisfied that, या where CG is satisfied that, where CG is satisfied that name of company is identical or similar to registered trademark, where CG is satisfied that name of company is identical or similar to registered trademark, name of company is identical or similar to registered trademark, identical or similar to registered trademark, comma, CG में direct company, CG में direct company to rectify its name, CG में direct company to rectify its name, CG में direct company to rectify its name. नेक्स्ट इंप्लाइड लगाएंगे, on such a direction being given, नेक्स्ट इंप्लाइड लगाएंगे, on such a direction being given, on such a direction being given, on such a direction being given,
कॉमा कंपनी shall rectify its name by passing ordinary resolution. Company shall rectify its name by passing ordinary resolution. Company shall rectify its name by passing ordinary resolution within 6 months from date of order of CG. Within 6 months from date of order of CG. Within 6 months from date of order of CG. एक लाइन छोड़ के बनाएंगे थर्ड पॉइंट, फाइलिंग टू आरओसी, FILING, फाइलिंग टू आरओसी। फाइलिंग टू आरओसी अंडरलाइन करेंगे, इसमें एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट इम्प्लाइड। विदिन 15 डेज फर्स्ट इम्प्लाइड लगाएंगे, विदिन 15 डेज ऑफ पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, विदिन 15 डेज ऑफ पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, कॉमा कंपनी shall file the following to ROC. Company shall file the following to ROC. डैश लगा के ए पॉइंट, डैश लगा के ए पॉइंट, नोटिस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, नोटिस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, notice of rectification of name, B point, copy of order of CG, copy of order of CG। नेक्स्ट इम्प्लाइड लगाएंगे, the registrar shall make necessary changes to, the registrar shall make necessary changes to memorandum, the registrar shall make necessary changes to memorandum, shall make necessary changes to memorandum and certificate of incorporation of company, and certificate of incorporation of company। क्लियर है क्या बेटा? एक इसकी पेनल्टी है, वो बुक से ही देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने तो लिख दी, पेपर में कोई पूछेगा नहीं। और एंड में इतनी पेनल्टीज हो जाएंगी, लर्न करने में आएंगी भी नहीं। एंड में इतनी सारी पेनल्टीज हो जाएंगी, लर्न करने में आएंगी भी नहीं। तो पेनल्टीज में अपने क्या करेंगे, मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क करा दूंगा, वो तो आपको लर्न करनी है। उसके अलावा ठीक है, मतलब आपसे हो जाए तो कर लो, कोई मना ही नहीं है। हम ऐसे 100% श्योर तो नहीं बोल सकते कि क्वेश्चन नहीं आएगा, हो सकता है आ जाए, पर 1 नंबर के क्वेश्चन के पीछे या 2 नंबर के क्वेश्चन के पीछे हम परेशान नहीं हो सकते। उससे बेटर है कि हम अपना अटेंशन कहीं और लगाएं। ठीक है, तो इस सेक्शन के कॉन्ट्रावेंशन की पेनल्टी देख लो। सर पर डे का 1000 रुपए का फाइन है कंपनी पे, तो कितने का? पर डे का 1000 रुपए का फाइन है कंपनी पे, तो फाइन ऑफ 1000 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। क्या मतलब है इसका? अरे कुछ नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें नाम बदलने के कितना टाइम दिया? 3 महीना। मान लो मैंने नाम बदला 3 महीने की जगह 3 महीने 15 दिन में, तो 1000 रुपए पर डे के हिसाब से 15,000, इजी सा फाइन है। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे एक मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज है, बस बोले 5000 से 1 लाख रुपए, 5000 रुपए मिनिमम हो गया, 1 लाख रुपए मैक्सिमम हो गया। ये इस सेक्शन में कॉन्ट्रावेंशन करने का फाइन है। क्लियर है क्या? सर मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, इस सेक्शन में बहुत सारी जगह, इस चैप्टर में क्या, आने वाले हर चैप्टर में बहुत सारी जगह फाइन्स एंड पेनल्टीज आएंगी। तो जो भी फाइन्स एंड पेनल्टीज आएंगी वहां पे ज्यादा परेशान नहीं होना है, जितनी लर्न हो कर लेनी है, बाकी छोड़ देनी है। ठीक है, लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क कराऊंगा वो तो करनी ही पड़ेंगी। डन है? चलिए अब सर ये टॉपिक है, कुछ भी नहीं है सर। कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, सिर्फ मेंबर्स और शेयर होल्डर्स की बात हो रही है, ना क्रेडिटर्स की बात हो रही है, ना डिवेंचर होल्डर्स की, ना किसी और की।
कंपनी के मेंबर्स के पास ये राइट है कि कंपनी का कोई भी मेंबर कंपनी से 3 चीजें मांग सकता है। कितनी चीजें? 3 चीजें। एक तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और एक वो रेजोल्यूशन या अग्रीमेंट्स जो सेक्शन 117 में कवर्ड है। अब अगर आप मेरे से पूछोगे कि कौन से रेजोल्यूशन या अग्रीमेंट सेक्शन 117 में कवर्ड है, तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो जब हम सेक्शन 117 पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो आपको क्या याद रखना है? एज अ मेंबर मैं कंपनी से 3 चीजें मांग सकता हूं। मेमोरेंडम मांग सकता हूं 1, आर्टिकल्स मांग सकता हूं 2, और तीसरा हर वो रेजोल्यूशन और हर वो अग्रीमेंट मांग सकता हूं जो सेक्शन 117 में कवर्ड है। और जब मैं कंपनी से मांगूंगा तो मेरी रिक्वेस्ट करने के 7 डेज के अंदर अंदर, मेरी रिक्वेस्ट करने के 7 डेज के अंदर अंदर कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये सेक्शन 17 है, खत्म हो गया। मैं कंपनी के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा लाओ मेमोरेंडम, ला बेटा ला। अगर कोई समझदार बच्चा होता तो ये क्या बोलता? सर रुको, अभी तो मेरे पास 7 दिन है, मैं दे दूंगी। तो लाओ बेटा मेमोरेंडम, अभी 7 दिन है, लाओ बेटा आर्टिकल्स, 7 दिन है, सब चीज में 7 दिन है, कहीं कुछ डिफरेंट बोल ही नहीं पा रही है। लाओ बेटा कॉपीज ऑफ रेजोल्यूशंस एंड अग्रीमेंट्स रेफर्ड टू इन सेक्शन 117। 7 दिन। अब फिर सोच रही है क्या करूं बताओ। तो देखो सिंपल सा सेक्शन है, मेरे को नहीं लगता पेपर में क्वेश्चन आएगा। मतलब अब एग्जामिनर बहुत ही फालतू है, बोले चल बच्चे के साथ टाइम पास करते हैं, जैसे मैं कर रहा था अभी, तो बात अलग है, वरना इस तरह का इजी क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है। फिर भी याद रखना है, छोड़ के नहीं जाएंगे। बोले हर मेंबर के पास ये राइट है कि वो कंपनी से मेमोरेंडम मांग ले, आर्टिकल मांग ले और रेजोल्यूशन और अग्रीमेंट मांग ले जो सेक्शन 117 में कवर्ड है। और अगर वो मांगेगा तो कंपनी को रिक्वेस्ट आने के 7 डेज के अंदर अंदर प्रोवाइड करना होगा। तो देखो बेटा पढ़ना क्या लिखा है। Copies to be given to members section 117. Any member of the company में demand from company, मांगेगा कंपनी से, बोले साडा हक इत्थे रख। राइट है ये राइट है। ये किसका राइट है? मेंबर का राइट है, क्योंकि हम क्या कर पा रहे हैं? डिमांड कर पा रहे हैं। तो हम एनी मेंबर ऑफ कंपनी में डिमांड फ्रॉम द कंपनी आ कॉपी ऑफ मेमोरेंडम, a copy of articles and a copy of every agreement and every resolution referred to under section 117 which we are going to discuss in chapter 7। ठीक है। फिर कंपनी की ड्यूटी क्या है? कितने दिन में प्रोवाइड करे? द कंपनी शैल फर्निश टू द मेंबर, फर्निश यानी प्रोवाइड, कंपनी शैल फर्निश टू द मेंबर कंसर्न द डॉक्यूमेंट डिमांडेड बाय हिम विद इन 7 days of the request if the member pays the प्रिस्क्राइब्ड फीस। 50 रुपए होती है अगर नॉलेज के लिए किसी को जाननी हो तो। यहां तक क्लियर है क्या? बोलो यस और नो। आया? बहुत ही आसान सा सेक्शन था 17 तो। अच्छा बेटा आपका क्या नाम है? खड़े होना। यस सर। देवांश। तो इसके साथ क्या हो रहा था मैं बताऊं तो मैंने इसकी दुविधा सॉल्व कर दूं। ये बड़ा परेशान हो रहा है बहुत देर से। एक्चुअली क्या होता है, कुछ खा रहा है, आई डोंट नो, पता नहीं क्या खा रहा है। तो मैं जैसे इसकी तरफ देखता हूं इसका बेचारा मुंह चलाना बंद कर देता है, और सर मेरे को डांटेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, यू कैन हैव वॉट एवर यू आर हैविंग। कोई हम बच्चों की क्लास में नहीं बैठे। टिल द टाइमिंग यू आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट आई एम टीचिंग, आई एम परफेक्टली फाइन विद इट। आप खाओ मस्त, कुछ बढ़िया हो तो हमें भी खिलाओ। चलो ठीक है, बैठो। सो यहां तक बेटा समझ में आया? स्कूल की क्लास थोड़ी ना कि पीछे छुप के डब्बा खोल के खा रहे हैं। ठीक है, मतलब फाइन, वी आर इन अ प्रोफेशनल क्लास, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक क्लियर है? अब बच्चा कंफर्टेबल होगा, बोले अब आओ अब तो मूंगफली खाएगा चील चील के, हैं? चलो तो सेक्शन 17 सबको आ गया? सेक्शन 17 सबको आ गया। अब बेटा कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस हैं इसमें। सेक्शन 18, 19, 20, 21 और 22, 5 सेक्शन हमको पढ़ने हैं। 18 और 19 तो मैं गारंटी आज पढ़ा दूंगा, 20 देखते हैं। ठीक है, इधर देखना बेटा। बेटा सेक्शन 18 क्या बोलता है? सेक्शन 18 क्या बोलता है बेटा? सेक्शन 18 इस चीज का है कि क्या हम फलानी कंपनी को धमाकी कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैंने कंपनी बनाई एक प्रकार की, कन्वर्ट करना चाहता हूं दूसरे प्रकार। जैसे आज ये है
तनीषा, कैसा नाम है यार इसका। तो ये है तनीषा। कौन बोल रहा है? सही बात है, ये इसने बोली थी, ब्लैक टी शर्ट वाले ने, इसी ने बोली थी ना। क्या नाम है इसका? और आपका? अमन है। चलो ठीक है। हाँ भाई, घर वालों ने नाम ही देने से इनकार कर दिया, अमन नाम रख लिया दोनों ने। चलो हाँ, तो दोनों अमन खड़े हो जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ। हाँ आ जाओ आ जाओ। एग्जाम्पल चाहिए, अब दो बंदे चाहिए थे लाइव रिप्रेजेंटेटिव। वो नहीं होता मैजिक शो होता है, लाइव रिप्रेजेंटेटिव बुलाते हैं, आदमी गायब कर देते हैं। चलो तो कितना खुशी खुशी आया। आपने देखा चंकी पांडे? चलो आ जाओ। अब एक बार और आए करो। चलो अब बैठ जाओ, फटाफट जाओ। बस इतना ही था। वो ऑनलाइन वाले बेचारे परेशान होते रहते, उनको पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, तो उनके लिए मैंने बुलाया एक बार रेफरेंस फेसेस। बेटा आज के बाद में अगर किसी को भी बेवकूफ बोलूं तो समझ जाना इन दोनों की बात हो रही है, ठीक है? ठीक है। तो अग्रीड हो गए, प्लीज अग्रीड हो गए। सो अब बताओ फाइनली क्या नाम है हमारा? आकाश और आर्यन। तो इसी तरीके से एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आकाश ने कंपनी बनाई आकाश लिमिटेड। आकाश ने कंपनी बनाई आकाश लिमिटेड। मान लो एक प्राइवेट कंपनी थी। अब आकाश बोला यार मैं अपनी कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करूंगा, तो मतलब इसकी कंपनी आकाश प्राइवेट लिमिटेड थी, उसे कन्वर्ट करना चाहता है आकाश लिमिटेड। या वैसे आपका क्या नाम था? आर्यन। तो आर्यन ने कंपनी बनाई, ये वही है ड्रगी, ठीक है? तो समझ गए ना? कुछ बच्चों की ट्यूबलाइट लेट जलती है, सीधे बच्चे तो समझ ही नहीं पाए। प्रियंका कौन सा आयरन? आर्यन? अरे सीधी तो नहीं है ये, है? चलो तो देखो सुनना मेरी बात। चलो चलो नाउ कम बैक टू द टॉपिक। सो जैसे आर्यन ने कंपनी बनाई है ना, आर्यन ने जो कंपनी बनाई थी, सपोज कीजिए वो एक 1% कंपनी थी। अब आर्यन बोला कि यार मैं तो अपनी 1% कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करूंगा। पॉइंट ये है, कोई सी भी कंपनी को कोई सी भी दूसरी कंपनी में कन्वर्ट करना हो। आज इसने एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाई थी, ये बोली कि मैं अपनी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करूंगी, ठीक है? पॉइंट ये कि फलानी कंपनी को धमाकी कंपनी में कन्वर्ट करना है, एक प्रकार की कंपनी को दूसरी प्रकार की कंपनी में कन्वर्ट करना है। तो सेक्शन 18 का प्रोसीजर फॉलो होगा। सेक्शन 18 बोला कि अगर हम एक कंपनी को दूसरी कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट one class of company into any other class of company देखो मैंने क्या लिखा बेटा, बोर्ड पर फोकस करना। अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं, देखो प्लीज एक बार लिखने में मत रह जाना बेटा। अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं वन क्लास, बेटा कहीं भी वर्ड क्लास आए, क्लास का मतलब होता है टाइप। आपने याद है फाउंडेशन में पढ़ी थी क्लासेस ऑफ कंपनीज, टाइप्स ऑफ कंपनीज। सर क्लास माने टाइप होता है, कंपनीज एक वर्ड टाइप यूज नहीं करता, वो नहीं बोलता टाइप ऑफ कंपनीज, वो बोलता है क्लास ऑफ कंपनी। तो वो बोल रहा है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट वन टाइप ऑफ कंपनी इनटू एनी अदर क्लास, एनी अनदर टाइप ऑफ कंपनी। अगर मैं हम एक कंपनी को दूसरी कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो लॉ बोला सबसे पहले तो मेमोरेंडम आर्टिकल्स में ऑल्टरेशन कर लो, कोई भी नेसेसरी ऑल्टरेशन जो करना है। लाइक मेरी ओपीसी है, तो मेरे मेमोरेंडम आर्टिकल में लिखा होगा कि मेरी कंपनी में एक ही मेंबर होगा। अब मैं ओपीसी को कन्वर्ट कर रहा हूं, मान लो पब्लिक कंपनी में, तब मुझे अपने मेमोरेंडम आर्टिकल में ऑल्टरेशन करके लिखना पड़ेगा कि हमारे यहां पे मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर होंगे। तो इन्होंने बोला कि अगर आप एक कंपनी को दूसरी कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो बोले एक कंपनी को दूसरी कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मेमोरेंडम आर्टिकल में ऑल्टरेशन करना पड़ेगा, जो भी प्रोसीजर उनको ऑल्टर करने का है उसे फॉलो करके। अब उनके ऑल्टरेशन का प्रोसीजर हमने सेक्शन 13 और 14 में पढ़ लिया। तो सबसे पहले अगर हम एक कंपनी को दूसरी कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अगर हम एक कंपनी को दूसरी कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बताओ? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स करना पड़ेगा। कर दिया मेमोरेंडम आर्टिकल ऑल्टर? उसके बाद क्या करना है? हाँ, बोले मेमोरेंडम आर्टिकल ऑल्टर करने के बाद
चैप्टर 2 में अगर कोई और प्रोविजन है कन्वर्जन का तो उससे कंप्लाई करना है। चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 कौन सा है जो भी पढ़ रहे हैं? तो कितना सोचना पड़ रहा है ये, वही वो बोलते हैं ना, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। समझो देवांशी, जो भी हो। तो बेटा समझो, आज ये बोल रहा है चैप्टर 2 का कोई अगर दूसरा सेक्शन कन्वर्जन पे लग रहा है, अगर लग रहा है तो बोले उससे भी क्या कर लेना, कंप्लाई कर लेना। तो दूसरा पॉइंट क्या है? कंप्लाइंग। किसे कंप्लाई करना है? कंप्लाइंग विथ प्रोविजंस। किसके प्रोविजन से? कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 2। चैप्टर 2 के प्रोविजन से कंप्लाई करना है। और फिर लास्ट में क्या करना है? बोले जब आपने मेमोरेंडम आर्टिकल ऑल्टर कर लिए, कन्वर्जन से रिलेटेड चैप्टर 2 में अगर कोई प्रोविजन है वो था तो वो कंप्लाई कर लिया, उसके बाद आरओसी को एप्लीकेशन लगाइए। किसको? और आरओसी को बोलिए, हे आरओसी, पहले हम फलानी कंपनी थे, हम फलानी कंपनी से धमाकी कंपनी में कन्वर्ट होना चाहते हैं, कृपया करके हमें कन्वर्ट कर लीजिए। तो तीसरा स्टेप क्या बताइए? एप्लीकेशन टू आरओसी लगाएंगे फॉर कन्वर्जन। एप्लीकेशन किसको लगाएंगे? आरओसी को लगाएंगे। किस चीज के लिए? कन्वर्जन के लिए। तो बेटा ये 3 स्टेप का प्रोसेस है अगर आप एक कंपनी को दूसरी कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते। पेपर में एक जनरलाइज प्रोसेस आ गया कि हमने एक फलानी कंपनी बनाई थी और उसको धमाकी कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बताओ प्रोसेस क्या है? तो बोले पहले मेमोरेंडम आर्टिकल ऑल्टर होंगे अगर नीड है तो, उसके बाद हमें कंप्लाई करना पड़ेगा द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 2, और उसके बाद एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी टू आरओसी फॉर कन्वर्जन। अब आपने आरओसी को एप्लीकेशन लगा दी, अब आरओसी क्या करेगी? आरओसी क्या करेगी? पहले कंपनी का पुराना वाला रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगी, क्लोज करेगी फॉर्मर, फॉर्मर माने पुराना, क्लोज द फॉर्मर। इंडिया का फॉर्मर कैप्टन कौन था? विराट कोहली। फॉर्मर माने पहले वाला, पुराना वाला। तो क्लोज करेगी कंपनी का फॉर्मर रजिस्ट्रेशन, और फिर कंपनी को जो भी नया फॉर्म में रजिस्टर होना है वो रजिस्टर करेगी, और कंपनी को इश्यू करेगी नया ताजा ताजा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और वो इस बात का प्रूफ होगा कि कंपनी का कन्वर्जन हो चुका है। लेकिन लॉ एक चीज बोला, अगर आप वन क्लास ऑफ कंपनी को अदर क्लास ऑफ कंपनी में कन्वर्ट करते हो तो इससे कंपनी के अगर कोई राइट्स हैं या कोई ड्यूटीज हैं, कोई लायबिलिटीज हैं, कोई ऑब्लिगेशंस हैं, तो बोले वो अफेक्ट नहीं होते। सोचो क्या हुआ, देवांशी ने एक प्राइवेट कंपनी बनाई थी, प्राइवेट कंपनी बनाकर यश से 50 लाख रुपए का लोन लिया था, बाद में अपनी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर लिया, तो यश लोन का रीपेमेंट मांगने आया, तो यश को बोलती है भाड़ में जा। बोले लोन नहीं चुकाऊंगी, तूने तो लोन मुझे तब दिया था जब मैं प्राइवेट कंपनी थी, बोले अब तो मैं पब्लिक कंपनी हो गई, जा भाड़ में जा। वाह है बेटा, मतलब फिर तो मस्त हो जाए, कंपनी बना लो, फिर तो कौन पढ़ाई लिखाई करे, छोड़ो कंपनी बना लो, एक बढ़िया सा प्रपोजल बना लो, बैंक से 150 करोड़ का लोन ले लो, फिर कंपनी को बाद में कन्वर्ट कर लेना, फिर बैंक लोन मांगने आया, बोले थप्पी। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है, मजाक चल रही है, चल तो रही है सर, ठीक है, मजाक नहीं चल रही ना सर। सर लॉ बोला आपको कन्वर्ट करना है, करो, हम थोड़ी मना कर रहे हैं, पर कन्वर्जन की वजह से यह नहीं होगा कि आपके जो पहले के राइट्स हैं या पहले की ड्यूटीज हैं या जो पहले की लायबिलिटीज हैं या पहले के ऑब्लिगेशन है या पहले की जिम्मेदारियां हैं, बोले वो कोई भी अफेक्ट नहीं होंगी। वो तो जिस तरीके से आपसे पहले रिकवरी करी जा चुकी थी वैसी रिकवरी बाद में भी करी जा सकती। तो मतलब जिस तरह यश देवांशी से अपना पैसा एज अ प्राइवेट कंपनी ले सकता है, वैसे ही यश देवांशी से अपना पैसा एज अ पब्लिक कंपनी भी ले सकता है। तो आपसे कोई पूछे इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होगा, तो बोले कुछ नहीं होगा। इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होगा, बोले कुछ नहीं होगा। कंपनी की जो भी राइट्स, लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस है, दे शैल रिमेन अनअफेक्टेड। बोलिए आया? तो देखो अभी आपने आरओसी को एप्लीकेशन लगा दी, आपने किसको एप्लीकेशन लगा दी? आरओसी को। अब आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा? ऑन एप्लीकेशन बीइंग मेड टू इट, आपने आरओसी को एप्लीकेशन लगा दी। आरओसी सबसे पहले क्या करेगी? क्लोज करेगी। क्या क्लोज करेगी? ओल्ड रजिस्ट्रेशन। ऑन एप्लीकेशन बीइंग मेड टू इट, कॉमा, आरओसी शेल।
अब लिखेंगे, क्या करेगी पहली चीज, क्लोज द फॉर्मर रजिस्ट्रेशन। फॉर्मर रजिस्ट्रेशन। फॉर्मर मतलब पुराना, ओल्ड वाला। उसके बाद क्या करेगी, आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए होंगे आरओसी को, वो सब अपने पास रजिस्टर करेगी। रजिस्टर द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद इट, रजिस्टर द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद इट। जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके पास फाइल हुए उनको रजिस्टर करेगी, और फिर फाइनली क्या करेगी, इशू करेगी फ्रेश, नया ताजा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बोलिए यहां तक क्लियर है क्या? तो एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो जाए यस सर। कि अगर एक्स कंपनी को वाई में कन्वर्ट करना है तो क्या प्रोसीजर होगा, तो आपको ये दोनों बातें एग्जाम के अंदर लिखकर आनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले ये वाला तिरंगा, ये तो आपको लिखना ही लिखना है, इसमें हंसने का क्या है, चलो। और उसके बाद ये वाला कर लोगे क्या बेटा? अरे कर लोगे क्या, जल्दी बताओ। ये करके आ पाओगे, नहीं करके आ पाओगे? अरे यार तुम आरओसी को एप्लीकेशन लगाओगे, हे प्रभु हमको कन्वर्ट कर लो, तो साथ में कागज पत्र भी दोगे? नहीं, वो पॉइंट समझने का बोल रहे। रजिस्टर द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद इट, मजाक कर रहे, बहुत ही बदमाश हो यार। चलो देखना इधर, रजिस्टर द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद इट। ठीक है, चलो जल्दी से लिख लो, आप फटाफट फिनिश करो। हो गया? ठीक है, तू तो हंसने में रह जाता ना बेटा, लिख कहां पाता है, थोड़ी एक्सरसाइज कर। चल हाँ भाई, अब एक नोट बनाओ, कन्वर्जन ऑफ वन कंपनी इनटू अदर कंपनी, conversion of one company into other company, conversion of one company into other company shall not affect, conversion of one company into other company shall not affect duties or liabilities of company, shall not affect duties or liabilities of company, shall not affect duties and liabilities of company, shall not affect duties and liabilities of company। क्लियर है क्या? यहां पर आकर मेरी तरफ से फिनिश होता है सेक्शन 18। रीड कर लें, आ जाओ एक बार रीड कर लेते हैं, इजी सा सेक्शन है, कुछ है ज्यादा है नहीं, आता नहीं अगेन पेपर में, बट बुक्स में अगेन कवर करना जरूरी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कन्वर्जन। बात नहीं प्लीज यार, बेटा खड़ा हुई हो, बेंच पे खड़ा हो जा, मैं बोल रहा हूं, जो बोल रहा हूं कर ले, नॉन नेगोशिएबल है। बुक ले जा साथ में, कोई बात नहीं आ जाएगा, इधर खड़ा कर लूं, अब आया। चलो तो देखो क्या बोल रहा है, अ कंपनी ऑफ एनी क्लास रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 13। किसी को ज्वाइन करना है? फिर इधर देखो, a company of any class registered under Companies Act 13 may convert itself into a company of other class। क्लास का क्या मतलब होता है? क्लास का मतलब होता है टाइप। कैसे कन्वर्ट होगी? पहला क्या करना है, ऑल्ट्रेशन ऑफ इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। फिर बी पॉइंट क्या करना है, कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 2। फिर सी पॉइंट क्या करना है, मेकिंग एन एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार फॉर पर्पज ऑफ कन्वर्जन। बोलिए आया क्या? अच्छा, उसके बाद क्या होगा, इश्यू होगा, क्या होगा, इश्यू होगा फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसमें ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, पूरी 3 बातें हैं जो मैंने बताई। वेयर द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 2 विद रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज हैव बीन कंप्लाइड विद बाय कंपनी, इट शैल 3 चीजें करेगी। पहला, क्लोज द फॉर्मल रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। दूसरा, रजिस्टर द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड बाय, एंड तीसरा, इशू ऑफ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा, आपका नाम क्या बेटा?
क्या बोल रहे हो? कार्तिके, कार्तिक फिर के और फिर सरनेम अलग से है, क्या है? कार्तिकेय शर्मा। ओके, कार्तिकेय शर्मा। चलिए आइए, इफेक्ट ऑफ फ्रेश रजिस्ट्रेशन क्या होगा? इफेक्ट ऑफ फ्रेश रजिस्ट्रेशन क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा। यही तरीका याद रखने का। बोले क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा, जो था पहले वही रहेगा अभी भी। तो बोले द फ्रेश रजिस्ट्रेशन शैल नॉट अफेक्ट एनी डेट्स, लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस और कॉन्ट्रैक्ट जो आपने पहले कर लिए थे, इनकर्ड और एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी प्रायर टू सच कन्वर्शन। यहां तक क्लियर है क्या? चलिए, बस इतना आपको हाईलाइट करके याद रखना है। इस सेक्शन में अगर क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा से ज्यादा इस पार्ट से क्वेश्चन आएगा, बाकी किसी भी पार्ट से क्वेश्चन आने वाला नहीं। आप ऐसे जिगजैग हाईलाइटिंग मत करना, मैंने तो जल्दी करने के चक्कर में कर दी, पता चले डिजाइन बना रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? चलो आ गया कार्तिक के बेटा समझ में? गीतांश का? अच्छा, तू इसके पास बैठा तब फंस गया। तू बैठ जा, इसको खड़ा करेंगे, छोड़, तू खड़ा हो जा बहन। चलो यहां तक क्लियर है, सबको आया? अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है फॉर एग्जाम्स। इसको बहुत अच्छे से हम कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ेंगे। कल हम इस चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं, इधर विच वेज हम कल इस चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं। 19 एक बार आज खत्म कर लें, हो जाएगा 19, बस कल हम खत्म करेंगे। देखना बेटा इधर, देखना बेटा इधर ध्यान से। अब मैं क्वेश्चंस करना सिखाऊंगा आपको, वैसे तो फाउंडेशन में मैंने सिखाए हुए ही हैं, लेकिन ठीक है इंटर है, एक बार वापस सीख लेंगे। और मैं हर चैप्टर में 2-2, 3-3 क्वेश्चन कराता जाऊंगा, 2-2, 3-3 होमवर्क देता जाऊंगा, तो साथ में प्रैक्टिस होती रहेगी। डन है? चलो अच्छा बेटा इधर देखना। सर होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी सब समझते हैं? अगर नहीं समझते हैं तो आपकी प्रॉब्लम है, और आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। तो या तो पहले होल्डिंग सब्सिडियरी समझाया जाए, अगर वो समझाओगे तो सेक्शन 19 फिर कल पढ़ाऊंगा। और अगर आपको होल्डिंग सब्सिडियरी आता है तो मैं सीधे सेक्शन 19 पढ़ा दूं। तो पहले मुझे ये बताओ, भगवान कसम झूठ कोई नहीं बोलेगा, होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी का कॉन्सेप्ट कितने लोगों को क्लियर नहीं है? नहीं क्लियर है, और हेजिटेट करने वालों कोई बात नहीं है, आपको पता है, आप बोलते हो तो मैं बताता ही हूं। सबको आती है? चलिए आर्यन खड़ा होगा। यस सर। टाइमिंग गलत हो गई। चलिए आर्यन खड़ा होगा। हाँ आर्यन बताइए, कब कहेंगे कि दो कंपनीज आपस में होल्डिंग सब्सिडियरी हैं? सब्सिडियरी तब है जब किसी एक कंपनी के अंदर दूसरी कंपनी 50% से ज्यादा स्टेक हो, ठीक है, और उसकी सब्सिडियरी या फिर वो भी सब्सिडी, मतलब उसकी कोई सब्सिडियरी की भी सब्सिडी। चलो बैठो। नहीं नहीं नहीं, ठीक है बैठो। सर देखो, अब होल्डिंग सब्सिडियरी पढ़ाए बिना मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, और नहीं आता है इसको, और जैसे इसको नहीं आता वैसे किसी और को भी नहीं आता होगा, अपार्ट फ्रॉम मे बी 2-3 स्टूडेंट्स। कार्तिक आप बताओ, होल्डिंग सब्सिडियरी कब कहते हैं दो कंपनीज को आपस में? Sir, in case of holding company, if it has more than 50% of its stakes, ये स्टेक कौन पढ़ाता है आपको? कोई पढ़ाता है स्टेक वर्ड? board of मतलब मैं पूछा ये एक्चुअली में कोई स्टेक वर्ड पढ़ाता है क्या पहले? फिर क्यों अपनी मर्जी से बोलते हैं? इसने भी स्टेक बोला, आपने भी स्टेक बोला, मैंने कभी सुना नहीं जिंदगी में, जिंदगी निकल गई सीए पढ़ाते। more than 50% voting power and it can appoint directors. एंड इट कैन अपॉइंट डायरेक्टर्स। ठीक है, अच्छा प्रॉपर होल्डिंग सब्सिडी कितने लोग को याद है? हैंड रेज करना। प्रॉपर कितने लोग को याद है? नहीं लैंग्वेज तो मुझे ही नहीं याद, वो छोड़ो, कॉन्सेप्ट याद कितने को? एक तो आस्था को, आस्था नाम है, तो आस्था कौन है? एक ही बात है। तो एक तो अनुष्का आस्था को याद है, और किसी को नहीं याद? पूरी क्लास में 2 जन, 3, सोचो सिर्फ 3 जन को याद है। लैंग्वेज तो मुझे ही नहीं याद बेटा, कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। लैंग्वेज तो हर किसी को थोड़ी याद होती है, मुझे ही नहीं होती, आपको कैसे होगी? आपको याद है, आपको याद है, देवांशी को याद है, अमन को याद है, तनीषा को याद है, तनीषा को याद है, मनस्वी को याद है। चलो मनस्वी से पूछेंगे, बताओ मनस्वी। कोई होल्डिंग कंपनी तब होते हैं या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करे और 50% से ज्यादा उसकी वो वोटिंग राइट। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट यही है। अब देखो इधर देखना, मेरे को होल्डिंग सब्सिडी ज्यादा अच्छे से आता नहीं है, तो अपन पहले उसको समझ लें, मेरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
उसको पढ़ने के बाद टाइम बचेगा तो मैं आप लोगों को होल्डिंग सब्सिडरी का जो सेक्शन है 19 वो आज पढ़ाऊंगा, नहीं कल पढ़ा दूंगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं। ठीक है, प्लीज इधर देखिएगा। और मैं बहुत डेप्थ में पढ़ाता हूं होल्डिंग सब्सिडरी फाउंडेशन में। फाउंडेशन में कोई टीचर उतनी डेप्थ में नहीं पढ़ाता है जितनी डेप्थ में मैं पहले ही पढ़ा देता हूं। सर 3 एग्जाम्पल इसमें बनाऊंगा, सेम तीनों मैंने फाउंडेशन में भी बनाए थे, उसी से जाके होल्डिंग सब्सिडी का कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हमारे माइंड में होगा। एग्जाम्पल 1 देखना सर, येलो कलर ले लेते हैं, ज्यादा विजिबल रहता है। सर इधर देखना, सपोज कीजिए कंपनी है एक्स लिमिटेड, क्या है और दूसरी कंपनी है वाई लिमिटेड। किसी को होल्डिंग सब्सिडी के सेक्शन याद है सब्सिडरी कंपनी का? सेक्शन 2 क्लॉज 87, बिल्कुल ठीक। और होल्डिंग का या 6 या 6 या 6। सर इधर देखना, इधर देखना सर, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, दूसरी कंपनी है वाई लिमिटेड। अब लॉ बोला कि अगर एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के सर 50% और मोर नहीं है, 50% और मोर नहीं है, इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन ही है। तो अगर एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी की मोर देन 50% वोटिंग पावर है। अब सर कंपनी में वोटिंग पावर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स को होती है, प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं होती। तो आप ऐसे बोल सकते हो, अगर एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा इक्विटी शेयर्स हैं, यानी एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के अगर 50% से ज्यादा वोटिंग पावर है डायरेक्टली, तो जिस कंपनी के पास वोटिंग पावर है वो कंपनी तो कहलाएगी होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी की वोटिंग पावर आपके पास रखी हुई है वो कंपनी कहलाएगी सब्सिडियरी कंपनी। तो लॉ बोला अगर एक कंपनी होल्ड करती है मोर देन 50% वोटिंग पावर यानी इक्विटी शेयर्स, नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, डायरेक्टली ऑफ अदर कंपनी, तो जो कंपनी 50% शेयर होल्ड कर रही है वो होल्डिंग कंपनी, और जिसके होल्ड किए जा रहे हैं वो सब्सिडियरी कंपनी। बोलिए आया? अब लॉ बोला आपके पास जो 50% वोटिंग पावर है वो जरूरी नहीं है डायरेक्टली हो, बोले इनडायरेक्टली भी हो सकती है। इनडायरेक्टली कैसे? एक्स लिमिटेड की मैं आपको पहले से इंफॉर्म कर रहा हूं 2 सब्सिडियरी हैं। एक्स लिमिटेड की मैं पहले से बोल रहा हूं कि 2 सब्सिडियरी हैं, एक पी लिमिटेड और एक क्यू लिमिटेड। ये इसकी पहले से सब्सिडियरी है। ये होल्डिंग कंपनी है, ये होल्डिंग कंपनी है, उसकी एक सब्सिडियरी पी है और दूसरी सब्सिडियरी क्यू है। अब एक कंपनी है वाई लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? वाई लिमिटेड। अब मैं कहता हूं पी लिमिटेड के पास वाई लिमिटेड में लेटस से 30% वोटिंग पावर है, और लेटस से क्यू लिमिटेड के पास वाई लिमिटेड में 25% क्या है? वोटिंग पावर है। वोटिंग पावर का मतलब इक्विटी शेयर, वोटिंग पावर का मतलब इक्विटी शेयर। अब एक्स की सब्सिडरी पी है, यानी एक्स कंट्रोल करती है पी को, और पी कंट्रोल करती है 30% शेयर वाई का, यानी एक्स कंट्रोल करती है इनडायरेक्टली 30% शेयर वाई का। उसी तरह एक्स कंट्रोल करती है क्यू को, क्योंकि क्यू उसकी सब्सिडरी है, और क्यू कंट्रोल करती है 25% शेयर वाई में, यानी एक्स लिमिटेड इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है, एक्स लिमिटेड इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है 25, तो 25 इनडायरेक्टली यहां, 30% इनडायरेक्टली यहां। तो बेसिकली एक्स वाई में डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रही है 55% वोटिंग पावर, यानी मोर देन 50% वोटिंग पावर। तो अगेन वाई लिमिटेड आपकी क्या हो गई? सब्सिडियरी कंपनी हो गई। वाई लिमिटेड आपकी क्या हो गई? सब्सिडियरी कंपनी। तो लॉ बोला अगर एक कंपनी या तो डायरेक्टली या एक कंपनी अपनी दूसरी सब्सिडरीज के थ्रू, एक कंपनी अपनी दूसरी सब्सिडीज के थ्रू इनडायरेक्टली
अगर एक दूसरी कंपनी की मोर देन 50% वोटिंग पावर कंट्रोल करे तो जो कंट्रोल करे वो होल्डिंग और जो कंट्रोल हो वो सब्सिडरी। बोलिए आया? ये तो एक केस है, टोटल 2 केस होते हैं होल्डिंग सब्सिडरी के। ये तो एक केस है वेयर वन कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स मोर देन 50% वोटिंग पावर, यानी कि इक्विटी शेयर्स ऑफ अदर कंपनी। क्लियर है? अच्छा, अब सर एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, अब लॉ बोलता है एक और कॉन्सेप्ट है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया था, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल और देखना, तीसरा एग्जाम्पल और देखना। अब लॉ बोला मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, दूसरी कंपनी है वाई लिमिटेड। अब वाई लिमिटेड की माली हालत बहुत खराब है, वाई लिमिटेड की माली हालत बहुत खराब है। वाई लिमिटेड को लोन वन चाहिए, वाई लिमिटेड हर किसी से लोन मांग ली, कोई लेने को तैयार ही नहीं। वाई लिमिटेड फाइनली एक्स लिमिटेड के पास गई, बोले भैया हमारी हालत तो बहुत खराब है, अरे भैया हम तो बहुत दुखी हैं, अरे भैया हम तो बहुत परेशान है, लोन दे दो। एक्स लिमिटेड ने कहा देगा हम लोन तो दे देंगे। एक्स और वाई के बीच में एक लोन एग्रीमेंट बना। क्या बना? एक्स ने वाई को बोला देख हम तुझे लोन तो दे देंगे। मान लो उसने लोन दे भी दिया 10 करोड़ का, लेकिन बोले देख हमारी एक कंडीशन है। एक्स ने लोन दिया, लेकिन लोन देते वक्त क्या लगाई? एक्स ने वाई को बोला देख यार हम तेरे को लोन तो दे देंगे, लेकिन हमारी एक कंडीशन है, तेरी कंपनी में जितने डायरेक्टर रहेंगे ना, तेरी कंपनी में जितने डायरेक्टर रहेंगे ना, उसमें से मेजॉरिटी डायरेक्टर हम बनाएंगे। बोले अगर तेरी कंपनी में 60 डायरेक्टर रहेंगे ना तो देख 4 हम बनाएंगे, तेरी कंपनी में 10 डायरेक्टर रहेंगे ना तो देख 6 हम बनाएंगे, तेरी कंपनी में 15 डायरेक्टर रहेंगे ना तो देख 8 हम बनाएंगे। तो एक्स ने वाई को बोला देख हम लोन तो दे रहे हैं 10 करोड़ का, लेकिन हमारी एक कंडीशन है। अब वाई लिमिटेड मरती क्या ना करती, पैसों की जरूरत तो थी, उसने कहा ओके भैया। तो अब एक्स लिमिटेड को क्या आ गई? पार आ गई ड्यू टू लोन अग्रीमेंट। लॉजिक बता रहे हैं पार कैसे आती है, ऐसे थोड़ी हवा में आ जाती है, बोले बस जादू की छड़ी कमाई ले पावर। ठीक है, वीडियो गेम थोड़ी चल रहा है, खेला आपने कभी? चलो आगे नहीं बैठेगी कभी। चलो तो देखो समझना, एक्स लिमिटेड के पास क्या आ गई? पावर आ गई। लोन अग्रीमेंट की वजह से पावर आ गई। क्या? टू अपॉइंट मेजॉरिटी डायरेक्टर्स, टू अपॉइंट मेजॉरिटी डायरेक्टर्स। किसके? वाई लिमिटेड। तो सर लॉ बोला जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रही है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रही है, तो ऐसा बोलते हैं कि एक कंपनी कंट्रोल कर रही है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंट्रोल कर रही है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अदर कंपनी। और लॉ बोला जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन कंट्रोल करती है, तो जो कंट्रोल करती है वो होल्डिंग कंपनी, और जो कंट्रोल होती है वो सब्सिडियरी कंपनी। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर एक कंपनी कंट्रोल कर रही है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अदर कंपनी, क्या मतलब है? कंट्रोल करने से कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करने का मतलब है राइट टू अपॉइंट और रिमूव मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। तो उस केस में जो कर रही है वो होल्डिंग, जो हो रही है वो सब्सिडियरी। ये सिचुएशन होती है बेटा आपस में होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी बनने की। बताइए आया नहीं आया? आ गया? लिख लें कॉपी में, अब पढ़ा है तो लिखेंगे तो सही ना बेटा। लिखो, बनाओ कॉपी में। सब्सिडियरी कंपनी, बात नहीं, हेडिंग बनाओ सब्सिडियरी कंपनी, ब्रैकेट में सेक्शन लिखो सेक्शन 2 क्लॉज 87, ब्रैकेट में सेक्शन लिखो सेक्शन 2 क्लॉज 87, अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन करके नेक्स्ट लाइन में एक्सप्लेन करो।
Subsidiary company means a company. Subsidiary company means a company. सेक्शन लिखा दिया ना मैंने. Subsidiary company means a company. Subsidiary company means a company in which holding company, in which holding company, in which holding company, in which holding company डैश लगा के A point controls, A point controls composition of board of directors, controls composition of board of directors, controls composition of board of directors, that is has right to appoint or remove, that is has right to appoint or remove, that is has right to appoint or remove, that is has right to appoint or remove majority directors, that is has right to appoint or remove majority directors, that is has right to appoint or remove majority directors, that is has right to appoint or remove majority directors. नेक्स्ट लाइन के बीचों बीच और फिर बी पॉइंट, दोनों में से एक ही कंडीशन पूरी होनी होती है. कंट्रोल्स more than 50% of total voting power, controls more than 50% of total voting power, controls more than 50% of total voting power, either on its own, either on its own, either on its own, either on its own or through, either on its own or through one or more of its subsidiaries, either on its own or through one or more of its subsidiaries. क्लियर है? अब होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन और लिखो. हेडिंग बनाओ होल्डिंग कंपनी, हेडिंग बनाओ होल्डिंग कंपनी. होल्डिंग कंपनी की कोई खास डेफिनेशन है नहीं, पर लिख लो. ब्रैकेट में सेक्शन लिखेंगे, सेक्शन 2 क्लॉज 46, सेक्शन 2 क्लॉज 46. बोल तो रहा था, मेरे कोई मानता ही नहीं है. सेक्शन 2 क्लॉज 46 अंडरलाइन करो. 42 इज फॉरेन कंपनी. ठीक है, अंडरलाइन कीजिए. नेक्स्ट लाइन में एक्सप्लेन कीजिए. सर अब होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन पता क्या है? लॉ बोलता है होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरीज होती हैं. मतलब अगर मेरी कोई सब्सिडरी है तो मैं होल्डिंग हूं. तो एक्चुअल में डेफिनेशन सब होल्डिंग की है ही नहीं, डेफिनेशन सब्सिडरी. बट ठीक है, आप लिख रहे थे तो दोनों लिख ली. तो लिखो होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी, होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी, होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग वन और मोर subsidiaries. Holding company means a company having one or more subsidiaries. Holding company means a company having one or more subsidiaries. बोलिए आया? अब बेटा मैं सेक्शन 19 आज पढ़ा तो नहीं रहा, एक हल्का सा बस उसका एक ओवरव्यू देता हूं, एक आइडिया देता हूं बेसिक. सेक्शन 19 सिर्फ इतना बोलता है कि सब्सिडियरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकती. यानी इस केस में वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड के शेयर्स नहीं खरीद सकती. ये प्रोहिबिशन है, ये प्रोहिबिशन है. सेक्शन 19 बोलता है कि सब्सिडियरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकती. और बोले अगर सब्सिडियरी कंपनी ने अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीद भी लिए तो वॉइड है, बिनीश होगा, वो वॉइड है. मतलब कुल मिला के सब्सिडियरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीद नहीं पाएगी. अब इस सेक्शन में मेन समझाने के हैं 3 एक्सेप्शन. कुछ 3 एक्सेप्शन केसेस हैं. सिर्फ उन केसेस में सब्सिडरी कंपनी को अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीदना अलाउड है. अदरवाइज सेक्शन 19 बोला कि कोई भी सब्सिडियरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीद नहीं सकती. तो ये सेक्शन कल हम एलोबरेट करेंगे. पहले मुझे बता दो, होल्डिंग और सब्सिडरी के मीनिंग को लेकर कोई डाउट है क्या? पक्का? तो सिंपल से अपने को ध्यान रखना है, अगर एक कंपनी या तो कंट्रोल करे मोर देन 50% वोटिंग पावर, ईदर ऑन इट्स ओन, या तो खुद से या थ्रू इट्स सब्सिडरीज, या फिर एक कंपनी कंट्रोल करे कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अदर कंपनी,
तो फिर एक कंपनी को होल्डिंग और दूसरी कंपनी को सब्सिडियरी कंपनी माना जाएगा। बोलिए आया? ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। काइंडली ब्रिंग अन एक्स्ट्रा नोटबुक टुमारो, वी विल बी स्टार्टिंग ऑडिट एज वेल। काइंडली ब्रिंग एन ऑडिट नोटबुक, एन एडिशनल ऑडिट नोटबुक, वी विल बी स्टार्टिंग विद ऑडिट एज वेल। ऑडिट में कोई भी बीच में ज्वाइन नहीं हो सकता, मैं पहले ही बता दूं, इट्स नॉट लॉ। तो ऑडिट वंस आई स्टार्ट, ईदर बी रेगुलर और डोंट कम एट ऑल। Audit is something which is going to be entirely interrelated. So if you miss first 3-4 classes, you will not be able to understand the entire subject. Right? कोई कुछ बोल रहा था। एक सेकंड बेटा, बात मत कीजिए, बात मत कीजिए, बात